हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर 10 पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था मिरर फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर और मैग्निफिकेशन के बारे में। कुछ पार्ट हमने डिस्कस करते इसके, अब उसी पार्ट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? तो गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो है हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फार्मूला यूज करेंगे, जो होता है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2f, जो स्मॉल एफ है हमारा होता है फोकल लेंथ। जब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी रहेगी तो हमारा फार्मूला लगाएंगे कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2f। अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी रहेगी तो हम फार्मूला लगाएंगे स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन 2। अब हमें आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 40 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 40 अपॉन 2, और 40 अपॉन 2 कितना होता है 20 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एफ कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स फोकल लेंथ हमारी कितनी आई 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? So given है height of object is 3 सेंटीमीटर and height of image is 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे height of image h डैश कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। height of image को हम डिनोट करते हैं h डैश से, height of object को हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से, जो कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगा देंगे हम मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। स्मॉल m कितना होता है हमारा h डैश अपॉन h, h डैश कितना है 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या होता है मैग्निफिकेशन इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड मैग्निफिकेशन। हमको वैल्यू गिवन है, हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं u से, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया 4 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे माइनस साइन क्यों लिखा है, हमारे को क्वेश्चन में तो माइनस साइन दे ही नहीं रखा है, क्योंकि u एंड v आर नेगेटिव। जो u और v है वो नेगेटिव होंगे, क्यों? बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो क्या है मिरर के सामने की तरफ है, इसलिए उनकी जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल एम इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस एज इट इज v कितना है माइनस 12 सेंटीमीटर, तो हमने कितना ले लिया माइनस 12 सेंटीमीटर। u कितना है माइनस 4 सेंटीमीटर, तो कितना ले लिया माइनस 4 सेंटीमीटर। कट जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज माइनस 3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है माइनस 3 सेंटीमीटर। और जब मैंने आपको मैग्निफिकेशन पार्ट पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि अगर कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा और नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा। इसमें हमारी जो वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव। इट मीन्स ये हमारा कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है। कौन सा कॉनकेव मिरर है। तो ऐसा कैसा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपकी माइनस में रहेगी तो आपका कौन सा मिरर होगा। तो हमको आंसर लिखना है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर हमारी आंसर माइनस में आती है तो हमारा जो मिरर होगा वो कौन सा कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। When light travels from one medium to another medium, its direction changes. This phenomenon is known as refraction. It is caused due to the change in the speed of light as it enters from one medium to another medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी या ग्लास में या किसी और मीडियम में, तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। और यह पाथ इसलिए चेंज होता है क्योंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और इस फिनोमिनन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ दो केसेस होते हैं। पहला केस जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और सेकेंड केस में हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। जब पहले केस में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ, ये हमारी नॉर्मल लाइन है और ये हमारी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इजंट इट। जब हमारी लाइट रे इंसिडेंट होगी ग्लास पे और वो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी
तो जो हमारी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की तरफ हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड हो जाती है। ये कब होता है? जब हमारा मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में होता है, मतलब हमारी जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब ये चीज होती है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। और सेकंड केस में क्या होता है कि जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो हमारी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल लाइन से थोड़ी सी दूर हो जाती है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है, चाहे वो वैक्यूम में हो या एयर में, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जैसे हम यहाँ दो फिगर देख रहे हैं, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। अगर हम दोनों एग्जाम्पल जो हैं आपके वो रिफ्रैक्शन के हैं। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि मान लीजिए कि जब किसी पेंसिल का हाफ पोर्शन, अगर किसी पेंसिल का हाफ पोर्शन हम पानी में डुबो देते हैं तो हमें वाटर, ये वाटर या एयर का जो सरफेस होता है उस सरफेस पे हमें जो पेंसिल है थोड़ी सी मुड़ी हुई, मतलब थोड़ी सी बेंड नजर आती है। ये है हमारा पार्ट, ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको हमारे रिफ्लेक्शन का। इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन किस तरह होता है? ये हमारे PQRS है, P, Q, R और S। ये हमारा एयर मीडियम है और ये है हमारा ग्लास मीडियम। ये है हमारी नॉर्मल लाइन जो PQ पर है और एक और जो नॉर्मल लाइन है वो है हमारी RS पर। हमने नॉर्मल लाइन को डिनोट करा है N और N डैश से और इस वाली नॉर्मल लाइन को डिनोट करा है N1 और N1 डैश से। ये हमारी लाइट रेज है जो इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है। और रिफ्रैक्शन कहता है कि जब हमारी रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो उसकी पोजीशन या उसका पाथ चेंज हो जाता है। जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और एक जो एंगल होता है जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेस थी, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेस है, मान लीजिए वह एक इंसिडेंट रे हो गई है। क्या हो गई है? वह एक इंसिडेंट रे हो गई है। तो यह रे यहाँ पर एक इंसिडेंट एंगल बनाएगी, यहाँ पर एक इंसिडेंट एंगल बनाएगी। इस इंसिडेंट एंगल इसके और एक नॉर्मल लाइन के बीच में बनेगा, जिसको हम I2 से डिनोट कर देंगे। अब फिर से ये हमारी ये जो रेज है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह एंगल बनाएगी R2, जिसको हम यहाँ पे हमने R2 से नहीं E से डिनोट कर रखा है। यहाँ आप इसको R2 से भी डिनोट कर सकते हो। अब हमको फाइनली जो रेज रिफ्लेक्टेड रेज मिलनी चाहिए थी, हमको फाइनली रेज मिल गई है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोल सकते हैं या इमर्जेंट रेज बोलते हैं। अब जो इस एक्चुअली हमारी जो रेज थी वो इस पोजीशन में बननी चाहिए थी, लेकिन हमको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका पाथ या पोजीशन चेंज हो जाती है। इसलिए जो ओरिजिनल हमको जो रेज लग रही थी उसके और जो हमारी रेज बनी है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हमारा जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस पर डिपेंड होगा। मान लो अगर थिकनेस इंक्रीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा और अगर थिकनेस डिक्रीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा। अल्टीमेटली हमने इस पूरे पार्ट में ये नोटिस करा कि जब हमारी कोई लाइट रेस थी, जब वो इंसिडेंट हुई और एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई तो उसका पाथ चेंज हो गया। उसी रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को हमने इंसिडेंट रे माना और वापस से वो इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम में गई तो फिर से उसकी पोजीशन चेंज हो गई।
ये फैक्ट होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर के किस तरह से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं हम कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ये सारी एक ही प्लेन पर लाई करेगी। इसका सेकंड पॉइंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कांस्टेंट को हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और ये उसका डायग्राम दिया गया है। और जिसे साइन के बारे में कुछ नहीं पता वो टेंशन मत लो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री सब सिखा देगी कि साइन होता क्या है। और ज़्यादा समझने के लिए हम ये एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये हमारी लाइट रेज है, वो इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हमको रिफ्रैक्टेड रे मिल गई। यहाँ हमारा बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ बन रहा है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है हमारी नॉर्मल लाइन। ये एक मीडियम है जो हमारा एयर मीडियम है, और दूसरा मीडियम है हमारा ग्लास मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें एक मीडियम का पेयर दिया गया है, मतलब दो मीडियम दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो होगा उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको हम लिख सकते हैं n21, जिसका फार्मूला होता है v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको हम n12 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है v2 अपॉन v1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, स्मॉल n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। किसी एक मीडियम का वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 2.42। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए डायमंड, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन ब्लैंक, और आपको गिवन दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। यस, योर आंसर इज राइट। हमारा आंसर है वाटर। जो वाटर है वो बहुत वाटर में ही हमारी जो लाइट है वो फास्ट ट्रेवल करेगी, इसलिए हमारा आंसर है वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है 1.33। नोट दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, और आपको गिवन दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम सॉल्यूशन देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फार्मूला होगा n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। n मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कितना दे रखा है 1.33,
c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमको v निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।